बड़ी खबर बता दें, जिस तरीके की सियासी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे जो है वो 37 विधायकों के साथ वाली चिट्ठी उन्होंने सौंप दी है राज्यपाल को, वहीं संकट के बीच जिला प्रमुखों के साथ उद्धव की आज बैठक भी होनी है। यानी अब उद्धव अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाएंगे। दोपहर में मुंबई में शिवसेना भवन में ये अहम बैठक होनी है, जिसमें आगे निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है शिंदे के साथ। लेकिन आपको बता दें, जो जादुई आंकड़ा था 37 शिवसेना एमएलए वो है, सब उनके साथ ही साथ 46 विधायक और हैं। 3 की जानकारी और मिल रही है कि 3 उनके गुट में और शामिल हो सकते हैं। चिट्ठी पर शिवसेना के 37 विधायकों के बाकायदा हस्ताक्षर हैं। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को ये अपनी चिट्ठी भेज दी है और इसके बाद अब उनका अगला कदम क्या होता है और उद्धव का अगला कदम क्या होता है, इस पर रहेगी नजर। 2 सहयोगी इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ विद्या मुंबई से, और अनुपम हमारे साथ गुवाहाटी से इस वक्त मौजूद हैं। अनुपम, क्योंकि देखिए एक चिट्ठी सौंपी गई जिसमें विधायक दल के नेता के तौर पर अपनी बात शिंदे ने राज्यपाल के सामने रखी है, और यह भी जानकारी मिल रही है, क्या ऐसी खबरें भी हैं कि जल्द ही एक और चिट्ठी सौंपी जा सकती है जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि हम मूल शिवसेना पार्टी के तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार छोड़ रहे हैं? क्या ऐसी जानकारी भी आ रही है? जी अर्पिता, इस तरह की जानकारी भी आ रही है। हालांकि जब तक ये चिट्ठी नहीं दी जाती है तब तक ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत ही ये काम किया जा रहा है। शिंदे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। पहला चरण था कि 37 विधायक जुटाना, ताकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदलू कानून है, वो उन पर न लगे, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। अब दूसरा जो चरण है, जो अंतिम चरण के तौर पर साबित होगा, वो है सत्ता तक किस तरह से पहुंचना है। तो इसके लिए कानूनी तौर पर जिस तरीके से, क्योंकि अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर आगे बढ़ेगी, संवैधानिक तौर पर आगे बढ़ेगी, जो अप्रोच है, जो प्रोसेस है, उसके तौर पर आगे बढ़ेगी। गवर्नर से किस तरह से अप्रोच करना है, पहला अप्रोच उन्होंने कर दिया है। खुद को जो विधायक दल का नेता है वो चुने जाने की चिट्ठी उन्होंने सौंप दी है, असेंबली में भी सौंप दी है उन्होंने। तो ये कदम है धीरे धीरे आगे बढ़ना, अपने को अलग साबित करना और खुद को मूल शिवसेना घोषित करना। और उसके बाद जैसा कि सभी को समझ में आ रहा है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर, और उनकी भी यही मांग थी कि शिवसेना बीजेपी के साथ हाथ मिलाए हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो बीजेपी के साथ वो सरकार गठन की ओर बढ़ेंगे। ये दूसरा और अंतिम चरण होगा। उसी की कवायद, उसी का प्रयास और उसी का विचार विमर्श फिलहाल इस वक्त चल रहा है कि किस तरीके से गुवाहाटी से मुंबई जाया जाए, कब जाया जाए और कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, विद्या भी हमारे साथ मौजूद है। विद्या, देखिए आज बैठक भी होनी है, यानी अब नजर इस बात पर कि उद्धव के सामने विकल्प क्या देखते हैं और क्या तैयारी अब उनकी आगे रहती है, कितने बजे ये बैठक होनी है और इसमें क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आ सकता है, क्या वैकल्पिक रास्ते अब उद्धव के सामने हैं? जी देखिए, एमवीए बार बार ये कह रहा है कि हम साथ हैं, कांग्रेस भी कह रहा है, एनसीपी भी कह रहा है, लेकिन शिवसेना की तरफ से ये बातें अभी भी बहुत ज्यादा पुख्ता तौर पे नहीं निकल के आ रही हैं। शिवसेना अब कह रही है कि हम देखेंगे, पहले जो विधायक जो गए हुए हैं गुवाहाटी वो वापस आए, वो हमें सामने इस धरती पर आके जब हमें बोलेंगे तभी हम मानेंगे जो वो बातें कह रहे हैं। तो ये बात अभी शिवसेना की तरफ से जिस तरह से पहले आ रही थी कि नहीं हम एमवीए साथ हैं, हम एमवीए में साथ रहेंगे, ये इस वक्त उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि लोगों को ये लग रहा है कि शायद कोई ठोस निर्णय उद्धव, संजय राउत, ये सब लोग मिल के ले सकते हैं। हालांकि समय अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन मीटिंग के बाद मीटिंग कई बार हमने कल भी देखे, और कल की खास तौर से आप अगर शाम की बात करें तो कई सारे मीटिंग्स में तो जैसे संजय राउत थे भी नहीं, बहुत सारे मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने अपने विभाग प्रमुख और अपने नेताओं से लिया जो कि उनके रैंक्स में, उनके पार्टी के रैंक्स में हैं, जिसमें एमएलएज और एमपी शामिल नहीं थे। तो बहुत सारी तरह की मीटिंग लेकर एक जायजा लेने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पार्टी का मूड क्या है, किस तरह पार्टी झुकना चाहती है, क्या वाकई बीजेपी के साथ जाना चाहिए या फिर एमवीए के साथ ही रह के जिस तरह से सरकार 2.5 साल से चली वैसे ही उनके नेतृत्व में ये सरकार वो अभी भी बनाए। तो ये सारे विकल्प ढूंढने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। कोशिश यही है कि सरकार और अपनी इज्जत दोनों बचा के रखें, नहीं बचा पाए तो जो क्या एकनाथ शिंदे मांग रहे हैं
वो माना जाए, ये सारे विकल्प ढूंढने की तलाश हो रही है। ठीक है, अनुपम भी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, देखिए जानकारी तो ये भी कि 3 और विधायक आज जुड़ सकते हैं, यानी खेमा और मजबूत हो सकता है। और खबरें तो ये भी चल रही हैं कि बकायदा बीजेपी हालांकि इससे इनकार कर रही हो, लेकिन यही खबरें आ रही कि बीजेपी के साथ बैकडोर से बात भी हो गई है और सहमति डिप्टी सीएम को लेकर, 12 मंत्री पद को लेकर, और ये भी कहा गया कि अगर खेमा ज्यादा बड़ा होता है यानी आंकड़ा और बढ़ता है तो केंद्र में भी मंत्री पद मिल सकता है। क्या जानकारी? जी अर्पिता, देखिए बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रही है, लेकिन गुवाहाटी में पिछले 2 दिनों में जिस तरह की हलचलें हमने देखी, गतिविधियां हमने देखी, खासतौर पर मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को हमने देखा होटल से बाहर निकलते हुए, जिस होटल में इन बागी नेताओं को ठहराया गया था। इसके बाद लगातार कल और आज बीजेपी के कई असम के जो मंत्री नेता हैं वो लगातार आना जाना उनका बना हुआ है। कल भी हमने देखा अशोक सिंघल, जो बेहद करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के और कैबिनेट मिनिस्टर हैं असम में, वो भी वहां पहुंचे थे। काफी देर तक उन्होंने समय बिताया था। तो इन सब बातों से गतिविधियों से एक बात तो जाहिर है कि बीजेपी इसमें पूरी तरह से शामिल है, इसमें कोई दो राय अब नहीं रहनी चाहिए। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ये जताने और दिखाने की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है और वो रणनीति के तहत है कि वो इनसे दूर है, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके का ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ है, सूरत से यहां आना, चार्टर्ड प्लेन में आना, 5 स्टार होटल में आज तीसरा दिन है रहना, खर्चा काफी ज्यादा है, तो ऐसे में बीजेपी इससे दूर है या बीजेपी इसमें शामिल नहीं है, ये कहना बड़ा गलत साबित होगा। तो और अब दूसरा कदम जो होने वाला है वो यही होने वाला है कि बीजेपी के साथ मिलकर ही ये लोग आगे बढ़ेंगे, जो एक नाथ शिंदे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अब चुनौतियां बड़ी हैं और चुनौती इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि ठाकरे साहब जिसको मध्यस्थता के लिए भेजते हैं, रविंद्र फाटक, वो भी उनके साथ ही जुड़ जाते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं उसको देखते हुए फिलहाल उद्धव ठाकरे बकायदा एक मीटिंग करने वाले हैं, बुलाने वाले, ताकि आगे की जो रणनीति हो उस पर वो चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ जो संकेत दिख रहे हैं शिंदे गुट की तरफ से वो ये कि उनका कुनबा बढ़ रहा है। 27 का जो आंकड़ा है वो 37 का जो आंकड़ा है, माफ कीजिए, वो आंकड़ा भी उन्होंने छू लिया है। जिस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। एनसीपी के कुछ कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है सबको पता चलेगा। अच्छा, एक बात आप समझ लो, डमी सरकार और डायलिसिस की कार, डमी कार और डायलिसिस की सरकार बहुत दिन नहीं चलती। तो अब डमी कार और डायलिसिस की सरकार चला करके जुगाड़ और जोड़ तोड़ से जनादेश को अपहरण करके अगर कोई समझता है कि ये बहुत दिन चलेगा तो बहुत दिन नहीं चल पाता। और इसलिए उस डमी कार पे बैठ करके और डायलिसिस की सरकार जो लोग चला रहे थे उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि सरकारें जुगाड़ और जोड़ तोड़ से नहीं जनादेश से बनती है। देखो, में क्लियर होने का कोई कारण नहीं, ये सब ईडी के वजह से ये खेल चल रहा है। अभी भी 2 मंत्री एनसीपी के जेल में हैं। एक शिवसेना का एक मंत्री को रोज ईडी कार्यालय में बुलाया जा रहा है और कई आपने देखा होगा कि प्रताप सरनाईक ने खुद मुख्यमंत्री को एक खत लिखा था और उसमें ईडी का डर जो बताया था, उसके परिवार को क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं। और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस नहस कर रही है, ये बात सामने आती है।